एक व्यक्ति एक रेड लाइट एरिया में जाता है, वहां के एक कोठे में जाता है। वो दरवाजा खोल कर जैसे सामने की तरफ दिखता है तो सामने करीब करीब 2 दर्जन से अधिक महिलाएं होती है जो काफी खूबसूरत दिखाई देती है। उन महिलाओं में से एक महिला को चुनने की उसको आजादी थी, बारी बारी से वो सभी महिलाओं को देख रहा था, उनमें से किसी एक का उसको चुनाव करना था। जैसे ही एक महिला के ऊपर उस पुरुष की नजर पड़ती है तो उस महिला की आंखें झुक जाती है। उस महिला की झुकी हुई नजरों को देखने के बाद वो सोचने पे काफी मजबूर हो जाता है। ऐसा लगता है कि ये चेहरा तो कुछ जाना पहचाना सा है, क्योंकि उसके पहनावे, उसके कपड़े इससे पहले शायद उसने कभी ऐसा इस तरह से देखा नहीं था। वो उसी महिला का चुनाव करता है और उसको एक कमरे के भीतर लेकर के जाता है। जब उस जाकर बातचीत करता है तो पता चलता है कि वो महिला कोई और नहीं बल्कि उसी की धर्मपत्नी है, उसी की बीवी है। उसने अपनी पत्नी के उस रेड लाइट एरिया के कोठे के भीतर देखने के बाद सच में उस पुरुष के पैरों तले जमीन खिसक जाता है। वो सोचने पे मजबूर हो जाता है कि आखिरकार करे तो क्या करे, कहां से और कैसे यहाँ तक पहुंची। बहुत सारे सवाल थे, उन तमाम सारे सवालों के जवाब जानने की कोशिश कर रहा था। जब सवालों के जवाब जानता है तो एक ऐसा कदम उठाता है जिस कदम को सुनने के बाद शायद आज आप भी उसको कहीं ना कहीं सैल्यूट करने पे मजबूर हो जाएंगे। क्योंकि किसी भी महिला से चाहे छोटी से छोटी गलती हो, जाने में हो या फिर अनजाने में हो जाए, अगर गलती हो जाती है तो उसकी गलती माफ नहीं होती, बल्कि पुरुषों की गलती को कई बार नजरअंदाज कर दिया जाता है। लेकिन इस पुरुष ने उस महिला की सारी गलतियों को नजरअंदाज करते हुए जो कदम उठाया वो वाकई अपने आप में सैल्यूट करने वाली सर। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं स्टडी से पढ़ तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको कहने जा रहा हूँ, दरअसल ये सच्ची घटना होता है कर्नाटक प्रदेश की राजधानी बेंगलुरु की। दरअसल एक व्यक्ति जिसका नाम साहिल होता है, जो कि बेंगलुरु शहर का रहने वाला होता है, एक मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर काम किया करता था। मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। उस कंपनी में एक असाइनमेंट के लिए उसको बुलाया था मुंबई में बुलाया गया था कि आपको यहाँ पर आना है कुछ समय के लिए। अभी 2 या 3 महीने ही बीते थे उसकी शादी को। अपनी पत्नी को छोड़ करके वो जाना नहीं चाह रहा था, लेकिन वो मल्टीनेशनल कंपनी का, जिस कंपनी के अंदर वो काम कर रहा था, उस कंपनी का मामला था, आखिरकार उसको जाना पड़ता है। जब वो वहां पहुंच जाता है, 1-2 हफ्ते तक काम करता है। 1-2 हफ्ते काम करने के बाद अपनी पत्नी से वो बातचीत करता है, कहता है कि क्या तुम मुंबई घूमना चाहोगे। तो जैसे इस तरह की बात वो अपनी पत्नी से कहता है, उसकी पत्नी एकदम से खुश हो जाती है, खिलखिला उठती है। कहते मेरा तो सपना था बचपन का, बचपन से ही मैं चाह रही थी कि मुंबई जाऊं, वहां जाकर के देखूं। आज तक तो मैंने केवल मुंबई को टीवी स्क्रीन पे देखा या फिल्मों में ही देखा है, साक्षात देखने को मिलेगा तो कितनी अच्छी बात होगी। तो अपने पति से इस तरह की जैसे ही बात करती है तो उसका पति कहता है, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, 7 अक्टूबर 2011 का तुम्हारा रिजर्वेशन करवा दिया है। फलाने तारीख को फलाना समय में तुम्हारी ट्रेन होगी, तुम आराम से ट्रेन में बैठ जाना, बेंगलुरु से मुंबई का सफर पूरा करके तुम सीधा मुंबई आ जाना, मैं तुम्हें यहाँ इंतजार करूंगा। वो दिन भी आ जाता है। वो दिन जब आता है, घर से कुछ तैयारी के साथ वो महिला सीधा बेंगलुरु के रेलवे स्टेशन पे पहुंचती है और अपनी निर्धारित जो उसका ट्रेन होता है, अपनी निर्धारित बोगी, निर्धारित सीट जो होता है, उस सीट के ऊपर जाके वो बैठ जाती है और सबसे पहले फोन करती है अपने सास ससुर को। कहती है, मम्मी पापा मैं ट्रेन के अंदर बैठ चुकी हूँ और करीब 1000 किलोमीटर का ये सफर होता है, 16-17 घंटे के भीतर ये सफर पूरा हो जाएगा और उस साहिल के पास पहुंच जाएगी। पहला फोन हो चुका था, दूसरा फोन अपने पति को करती है। पति से वो बताती है कि मैं ट्रेन के अंदर बैठ चुकी हूँ, मैं जल्दी से आपके पास पहुंचूंगी, आप परेशान होना मत होना। साहिल कहता है, परेशान मुझे नहीं, परेशान तुम मत होना, बिल्कुल भी तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, किसी से ज्यादा बातचीत मत करना, अपने सफर पर तुम ध्यान देना और कोई ऐसी वैसी चीज भी किसी को खाने वाने की चीज मत लेना। इस तरह की समझाने की कोशिश भी साहिल करता है। अब ट्रेन ये मुंबई की सफर के लिए बेंगलुरु से चल पड़ती है। जैसे ही मुंबई की सफर के लिए ट्रेन चल पड़ती है तो जिस बॉगी के अंदर, जिस बर्थ के ऊपर, जिस सीट के ऊपर वो महिला बैठी होती है, सामने वाले बर्थ पे 2 व्यक्ति बैठा होता है, एकदम अनजान व्यक्ति, एक दूसरे से बातचीत भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे करके जब सफर आगे की ओर बढ़ता है तो दोनों व्यक्ति आपस में एक दूसरे का इंट्रोडक्शन करते हैं, एक दूसरे का परिचय लेते हैं कि तुम कौन हो, कहाँ से जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, इस तरह की बातें भी वो करते हैं। ये महिला किसी से भी बातचीत भी नहीं कर रही थी। नाम तानिया होता है, तानिया किसी से बातचीत नहीं कर रही थी। वो बात कर रही थी तो या तो अपने सास ससुर से या फिर अपने पति साहिल से। साहिल को बताती थी कि हम इतना किलोमीटर का सफर तय कर लिए हैं, अब मैं यहाँ पहुंच गई हूँ। खिड़की के बाहर झांक करके कहती है कि देखो ऐसा दिख रहा है, वैसा दिख रहा है। इस तरह की बातें जब वो कर रही थी फोन के माध्यम से, और जैसे जैसे वो धीरे धीरे आगे की ओर उसका सफर बढ़ रहा था, ट्रेन आगे की ओर बढ़ रही थी, तो वही 2 व्यक्ति जिसके बर्थ के ठीक सामने बैठी, तान्या के बर्थ के ठीक सामने बैठा होता है, उसमें से एक व्यक्ति कहता है, बहन जी लगता है कि आप पहली बार ट्रेन के अंदर आप सफर कर रहे हैं, वो अभी मुंबई का। वो कहती है, हाँ मैंने ट्रेन में तो काफी सारे सफर किए हैं, लेकिन अकेले मुंबई के भीतर पहली बार जा रहा हूँ। जैसे दोनों इस बात को कहते दोनों कहता है कि बहन जी आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, हम भी मुंबई ही जा रहे हैं, किसी तरह का कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो आप हमसे शेयर जरूर करिए। इस तरह की बातें चल रही होती है। कुछ खाने पाने की चीजें भी होती है उनके पास, वो खा रहे थे।
कहा बहन जी आप भी खाएंगे, तो मना कर देती है क्योंकि साहिल ने मना कर रखा था। धीरे धीरे आगे वक्त गुजरता है, 15-16 घंटे का पूरा का सफर होता है। किसी भी अनजान व्यक्ति से इतने लंबे सफर में जब जब सोना ना, तो बातचीत जब होगी लगातार, तो जाहिर सी बात है कि दोस्ती भी हो ही जाएगा। उधर तो उन दोनों की दोस्ती हो गई थी, उन दोनों ने इस तानिया से भी कहीं ना कहीं जान पहचान कर लिया था। तानिया जब अपना कुछ खाने पाने का सामान था, तो खाते पीते उन लोगों की नजर उस तानिया के सामान के ऊपर पड़ती है, तो आखिरकार तानिया की मजबूरी हो जाती है कि उस सामान को दिखाते हुए कि भाई साहब आप भी इसमें से लेंगे क्या। जब दोनों व्यक्ति से तानिया कहती है, दोनों व्यक्ति भी उसके कुछ सामान जो होता है चिप्स वगैरह वो खाने लगते हैं। कुछ देर के बाद कुछ सामान वो भी ले लेते हैं, तो वो भी तानिया की तरफ हाथ बढ़ा देते हैं कि बहन जी आप भी कुछ इसमें से लेकर के खाओ। इस तरह के जो पूरा सफर होता है वो वाकई बहुत ही सुहाना होता है। बहुत अच्छा सफर कट रहा था, चलते चलते करीब करीब 150 किलोमीटर के आसपास अभी मात्र मुंबई पहुंचना बाकी था। यानी ये कह कि 1000 किलोमीटर से 850 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय कर चुका थी तान्या। तान्या अपने पति साहिल से कॉल करके बताती है कि मैं अभी आपसे 150 किलोमीटर दूर हूँ। तो कहता है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें लेने के लिए रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाऊंगा। बस इतने ही से फोन था। उसके बाद ये दोनों व्यक्ति कहते हैं कि बहन जी आप चाय पियोगे? कहोगे मैं तो चाय वाय नहीं पीऊंगी, आपको पीनी है तो आप पी लीजिए। लेकिन वो दो चाय के साथ साथ तीसरी चाय भी खरीदते हैं। तीसरी चाय जैसे वो लेते हैं तो तानिया को चाय पिला देते हैं, खुद भी चाय पी लेते हैं। जब तानिया चाय पी लेती है, चाय पीते ही तानिया एकदम से चक्कर से उसके सर में आने लगता है और बेहोश हो जाती है। वो नींद आने लगती है, उसको नींद आती है, सो जाती है। जब 2-3 घंटे के बाद उसकी आंखें खुलती है तो पता चलता है तानिया अब ट्रेन के किसी बॉगी या किसी सीट के ऊपर बैठी हुई नहीं है, बल्कि वो एक कार के भीतर है और कार काफी तेजी से चल रहा है। उसको जैसे हल्के हल्के उसकी आंखें खुलती है, आंखें खोलने की कोशिश करती है, तो पता चलता है कि वो काफी बेहोशी जैसी हालत में होती है। ठीक से कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे, कुछ कह भी नहीं पा रहे थे, लेकिन उसको वही दोनों व्यक्ति कार के भीतर दिखाई देते हैं। और एक व्यक्ति और होता है जो कार ड्राइव कर रहा था, एक नया व्यक्ति होता है जिसको देखने के बाद साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसके साथ कोई न कोई अनहोनी, कोई न कोई घटना घट चुकी है। उसे कहती है कि मैं कहाँ हूँ, तुम मुझे कहाँ लेकर के जा रहे हो। इससे पहले कि कुछ बोल पाती, जोर का उसको एक थप्पड़ लगा देता है और कहा जाता है कि आवाज अगर तुम की, शोर अगर की तो और पिटाई होगी, इसलिए चुपचाप तुम लेटे रहो। क्योंकि उसको चाय के भीतर कुछ नशीली पदार्थ दे दिया गया था। उसको पीने के बाद, उस चाय पीने के बाद भी उसकी हालत ऐसी नहीं थी कि वो विरोध करने जैसी कंडीशन में हो। लगातार गाड़ियां तेज से चल रही थी। गाड़ी चलते चलते पहुंच जाती है एक ऐसे इलाके के भीतर जहां पर जब उस कार से उस जगह के ऊपर उसको लेकर के जा रहे थे तो वो चलने लायक नहीं होती, लेकिन उन दोनों ने ऐसे पकड़ के रखा था जैसे कि वाकई उस महिला बीमारी जैसी स्थिति में हो। ठीक ट्रेन से भी शायद उसने उसको वैसा ही निकाला होगा। ट्रेन की जब किसी भी स्टेशन से उस कार तक लेकर के आए होंगे तो वहां पर भी उन्होंने इसी अंदाज से निकाला होगा जैसे घर की, परिवार की कोई परिचित महिला हो। अब ये सीधा पहुंच जाते हैं किसी मुंबई के एक रेड लाइट इलाके के कोठे के ऊपर, और वहां पे दो महिलाएं पहले से बैठी होती है, उससे बार्गेनिंग होती है, बातचीत हो रही होती है उसको बेचने की तान्या को। आखिरकार सौदा तय हो जाता है, पक जाता है, और कम से कम उसकी कीमत लगती है 45,000 रुपए। 45,000 रुपए लेकर के वो दोनों व्यक्ति वहां से रफू चक्कर हो जाता है, और महिला वो तान्या उसको हल्का हल्का तब होश आने लगता है और गिड़गिड़ाने लगती है, वो रोने लगती है, वो रहम की भीख भी मांगती है उन दोनों से भी। वो उसको ठोकर मारते हुए वहां से वो लोग निकल जाते हैं। अब ये एक कोठे के ऊपर तान्या मौजूद होती है, और कोठे का नजारा जब वो देखती है, दृश्य देखती है, तो वहां पर पहले से ही न जाने कितनी ही लड़कियां होती है जिसने अपने लिबास भी ऐसे ऐसे पहन रखे थे जिसको देख करके कोई भी पुरुष उत्तेजित हो जाए। अब उस महिला को एक कमरे के भीतर बंद कर दिया जाता है क्योंकि वो विरोध करने पे उतारू हो गई थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी, शोर मचा रही थी, इसलिए उसको बांध करके कुर्सी के ऊपर रख दिया जाता है। वो चिल्लाई न, शोर शराबा ना करे, इसलिए उसका मुंह भी बंद कर दिया जाता है। बात 7 अक्टूबर को घर से चली थी, 8 अक्टूबर, 9 अक्टूबर, इस तरह से धीरे धीरे एक एक दिन बीतने लगता है, और धीरे धीरे करके करीब करीब 15 दिन का समय बीत जाता है। उधर उसका पति रेलवे स्टेशन के ऊपर इंतजार कर रहा था। काफी इंतजार करने के बाद जब उसकी पत्नी तान्या वहां दिखाई नहीं देती है तो काफी परेशान हो जाता है। फोन करता है तो स्विच ऑफ आता है। अपने माँ बाप से जब पूछता है, जाकर के रेलवे स्टेशन के ऊपर में जीआरपी को सूचना देता है, साथ ही पुलिस स्टेशन में भी जाता है और अपनी पत्नी की, तान्या की गुमशुदगी दर्ज करवाता। तमाम कोशिश करता है अपनी पत्नी तान्या को ढूंढने की ताकि उसकी पत्नी तान्या मिल जाए। सीधा बेंगलोर के रेलवे स्टेशन पे जाता है, वहां के सीसीटीवी फुटेज चेक करवाता है, देखता है कि सच में उसकी पत्नी रेलवे स्टेशन की आई है और ट्रेन के भीतर बैठी है, लेकिन है तो फिर कहाँ है। वो तमाम कोशिश कर रहा था उधर। इधर उसकी पत्नी तान्या टॉर्चर हो रही थी, रोज उसको मारा पीटा जाता था, रोज रोज उसको खाना तक नहीं दिया जाता था, और जितनी ज्यादा जाति और जितना हैवानियत, जितनी ज्यादा दरिंदगी उसके साथ हो रही थी उसने कभी कल्पना तक नहीं की थी। धीरे धीरे करके जब दिन बीतने लगते हैं, 16वें दिन उस कोठे की जो मालिक होती है सुनीता पुजारी उससे कहती है कि बहुत दिन हो गई,
यदि आज तुम तैयार होकर के अगर ग्राहक के लिए तैयार नहीं होती हो तो फिर तुम्हारा वो हल करेंगे जिसकी तुमने कभी कल्पना तक नहीं की होगी। तमाम लड़कियों को कहते हैं कि तो लड़कियों तुम इसको समझा दो। जो लड़की पहले से ही काम कर रहे थे उस लड़की पे दबाव बनाया जाता है। वो लड़की कहती है कि तानिया तुम मान जाओ, क्योंकि अब यहाँ से तुम्हारे जाने का रास्ते सारे बंद हो चुके हैं। तुम्हें यहीं रहना होगा, यहीं काम करना होगा। अब तुमको कोई तुम्हें यहाँ से बचाने नहीं आएगा, तुम्हारा कोई यहाँ मदद नहीं कर सकता। 16वें दिन आखिरकार तानिया घबरा जाती है, टूट जाती है, और तानिया भी ऐसे ऐसे कपड़े पहनती है जिस कपड़े को देखने के बाद कोई भी पुरुष उसकी तरफ उत्तेजित हो जाए, आकर्षित हो जाए। आज उन 20-22 महिलाओं में से एक तानिया का नंबर होता है, क्योंकि ग्राहक ने तानिया को ही पसंद कर रखा था। तानिया को लेकर के रूम के अंदर जाता है और जाने के बाद जैसे ही अंदर के दरवाजा बंद करता है तो वो तानिया गिड़गिड़ाने लगती है, रोने लगती है, बिलखती है। रोते बिलखती ऐसी है कि उस कमरे से उसकी आवाज बाहर नहीं जाए। उसकी आंखों में आंसू थे और वो आंसू टपक रहे थे। रोते बिलखते हुए उस पैरों में गिड़गिड़ाते हुए कहते कि भैया मुझे माफ कर दीजिए, मैं ऐसे ऐसे यहाँ पर चली आई हूँ। मेरे पति साहिल हैं जो कि मल्टीनेशनल कंपनी के भीतर काम करते हैं। मुझे तो एक मुंबई घूमने के लिए केवल आना था, किसी ने मुझे चाय में कुछ नशीला पदार्थ दिया और मुझे यहाँ पहुंचा दिया। वो अपनी परेशानी, अपना दुख, अपना दर्द जब उस व्यक्ति से बयां करती था। हालांकि कोठे पे आने वाला व्यक्ति कभी शरीफ हो ही नहीं सकता, लेकिन उस व्यक्ति का इंसानियत का परिचय देते हुए उस व्यक्ति ने कहा कि हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। जब बात मदद करने की आती है तो कहते हैं ठीक है, मुझे मेरे पति से बात करा दो। उधर उसका पति अपनी पत्नी को तलाश करने की तमाम वो कोशिश कर रहा था। आखिरकार वो बार बार फोन देखता था। वो सोच भी रहा था कि सफर शुरू होता है तब फोन आता है, रोज फोन किया करती थी, अब फोन उसका आता तक नहीं है, फोन स्विच ऑफ बता रहा है। लेकिन 16वें दिन जाकर के जब एक अनजान नंबर से साहिल के नंबर पे फोन आता है और आवाज आती है रोते हुए कि मैं तानिया बोल रही हूँ, मैं कहाँ हूँ मुझे नहीं पता, मुझे तुम बचा लो, मुझे यहाँ नहीं रहना। जब पूरी कहानी कुछ बातचीत वो सुनता है तो वो कहता है कि ठीक है तुम हो कहाँ पर। कहता है मुझे नहीं पता। तानिया मना कर देती है, उसे कुछ नहीं पता किस कमरे में है, किस कोठे पर, किस रेड लाइट एरिया में है, वो इलाका कौन सा है, सारी जानकारी वो व्यक्ति बताता है साहिल को, जो व्यक्ति अब तक उस तानिया की मदद कर रहा था। साहिल भी जब इस तरह की खबर मिल जाती है, साहिल सोचने पे मजबूर हो जाता है कि क्या करूं, तो क्या करूं, इसको कैसे बचाऊं। बात जब बचाने की आती है तो पुलिस के पास जाऊंगा तो पुलिस वहां पे छापा मारेगी, तो पता चलेगा कि उस कोठी से उसको गायब कर दिया, कुछ उसको नुकसान पहुंचा दिया। ऐसा कुछ भी वो नहीं करता और सीधा बजाय पुलिस की मदद लेने की वो सीधा पहुंच जाता है ग्राहक बनकर के उस कोठे के ऊपर। और उसी कोठे पे पहुंचने के बाद तब तक वो पुराना ग्राहक निकल चुका था, अब नया ग्राहक साहिल बनकर के वहां पे आता है। उन महिलाओं में से तलाश करता है अपनी बीवी, अपनी पत्नी तानिया को। हर महिला को रिजेक्ट कर देता है, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। जब वो नंबर आता है तानिया का कि हाँ एक लड़की जो नई वाली है उसको लेकर के आओ, शायद ही उसको ये पसंद कर लेगा। तानिया को देखता है, तानिया को देखते ही उसकी बीवी की यानी तानिया की नजर झुक जाती है, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और अपनी पत्नी को देखकर काफी हैरान होता है, परेशान होता है और सीधा कहता है कि मुझे यही लड़की चाहिए। उसको लेकर के उस कोठे के अंदर जाता है, उसकी पूरी कहानी सुनता है कि आखिरकार वो यहाँ तक कैसे पहुंची। वो अपनी पत्नी से नाराज नहीं होता बल्कि उसको सीने से लगाता है और उसको कहता है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, तुम्हें परेशान नहीं होना है। अब जरूरत है तुमको ठंडे दिमाग से काम लेने की, और यहाँ से सोचो ये निकलोगे कैसे। यहाँ से भागने की अगर कोशिश करोगे तो ये लोग हम पे हमला कर देंगे, हमें मारपीट भी सकते हैं, हमें नुकसान ये लोग पहुंचा सकते हैं। तभी बैठे बैठे साहिल को एक तरकीब सूझती है और पुलिस कंट्रोल रूम को कॉल करता है और पूरी कहानी 7 अक्टूबर से गायब होने से लेकर के अब तक की पूरी कहानी बताता है। बताते बताते आगे कहता है कि पुलिस को कि मेरी पत्नी रेड लाइट एरिया के फला कोठे के ऊपर फला रूम में है, अब जल्दी से वहां जाइए। पुलिस ने वाकई काफी ईमानदारी का काम करता है, कुछ अखाई का मुंबई पुलिस वाकई सैल्यूट का हकदार होता है इस मामले में। इस किस्से में पुलिस भारी पुलिस बल के साथ वहां पर बहुत बड़ी संख्या के साथ पुलिस पहुंचती है, उस कोठे के ऊपर चारों तरफ से घेर लेती है। साथ ही वहां पर जब छापा मारा जाता है, वहां पर एक कमरे की तलाशी ली जाती है तो साहिल और तानिया की एक कमरे के भीतर मौजूद मिलते हैं और दोनों की हालत देखने दिखाने लायक होती है। पुलिस उनको सुरक्षित वहां से निकालती है, न केवल तानिया को वहां से निकालती है बल्कि ऐसी कई और लड़कियां थी जो बेवजह ऐसे ही दलालों के चंगुल में जाकर फंस करके उस कोठों के अंदर पहुंच जाती है। उन दलालों के बारे में पता करने की कोशिश की जाती है तो पता चलता है कि वो दलाल केवल रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, ऐसे ऐसे जगह पर नजरगारे लगते हैं गिद्ध की तरह। कोई लड़की, कोई महिला, कोई ऐसी अकेली जा रही हो तो उसको जो कि सुंदर दिखने में हो, ताकि उसको निशाना बनाया जा सके, उसको किसी भी तरकीब से कोठे तक पहुंचा करके उसको बेचा जा सके। तानिया भी तो ऐसे ही बिकी गई थी। तानिया को बहुत देर बाद होश आया था, हालांकि वो अपने पति के पास था, साहिल के पास थी। पुलिस ने उसे छुड़ा करके यहाँ से वापस बेंगलोर उन लोगों को भेज दिया और पुलिस ने यहाँ से इसकी जो मालकिन है कोठे की, सुनीता पुजारी करके और रमिता शेख, इन दोनों के साथ साथ 2 और व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। साथ ही इन चारों की मदद से उन दोनों दलालों को पकड़ा। इतने मशक्कत के बाद आखिरकार
उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। दोस्तों इस सच में ये साहिल ने काफी बहुत अच्छा, बहुत ही इंसानियत का, बहुत ही नेक काम किया जो अपनी पत्नी तान्या को जिंदगी को बचाया। कोई भी व्यक्ति अगर होगा तो शायद अपनी पत्नी की इतनी तमाम तरह के लालछन भी लगा सकता था। इस तरह की घटना देखने के बाद कह सकता था तुम इसी कोठे पर हो, मेरी जिंदगी में आने की कोई जरूरत नहीं, तुमने ये कर दिया वो कर दिया। उसने साहिल इंसानियत का परिचय देते हुए अपनी पत्नी तान्या को बचाया और न जाने पत्नी के साथ साथ कई और लड़कियों को उसने बचाया। सच में ये साहिल सैल्यूट का काम करने किया है, इसको सैल्यूट करना चाहिए। साथ ही कभी भी कोई व्यक्ति अगर सफर पे हो तो किसी का कोई सामान न खाए, किसी से ज्यादा दोस्ती न करे, किसी से ज्यादा बातचीत न करे। पता नहीं कौन व्यक्ति किस रूप में आपको नुकसान पहुंचा दे, जैसे कि इन दोनों दलाल मिलकर के तानिया को नुकसान पहुंचाता हो। तो अच्छा था कि उसका पति ने, साहिल ने, बहुत अच्छा था, बहुत नेक था, ऐसी दलदल में फंसने से अपनी पत्नी को बचा लिया। तो दोस्तों पूरा अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहे। बाकी इस वीडियो का बनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं है, नहीं आपका दिल दुखाना, नहीं किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना है, बल्कि आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना। आप जहां भी रहे सुरक्षित रहे और अपने परिवार वालों का हमेशा ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।